हमेशा आप भी जब भी शेयर मार्केट में आने का सोचे तो आप एक निवेशक के तौर पे आइए, न कि ट्रेडर के तौर पे। आप किसी शेयर में अगर 10,000 रुपये डाले हैं, अगर खुदा न खास्ता वो मार्केट क्रैश हो गए या कंपनी बर्बाद हो गई, आप डूबेंगे कितने? आप सिर्फ 10,000 ही तो डूबेंगे। मैनेजमेंट का सही होना आपको जरूरी है, कंपनी अच्छी होनी पड़ेगी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, उसके कंपनी जो भी कोई सर्विस दे रही है या प्रोडक्ट है कंपनी का, वो आपको मार्केट में ना उसका वजूद दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में आपको लग रहा है कि यहाँ तो रेवेन्यू आ गया और यहाँ नेट प्रॉफिट आ गई, आई कैसे? सारे जो रिटेल छोटे छोटे इन्वेस्टर है ना, वो न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, और किसी शेयर में अगर कोई अच्छी बातें आ गई थोड़ी सी, तो उसे इतना उछाल के जब मार्केट में दिखाया जाता है ना, तो वो समझते हैं कि शायद इससे बेहतर चीज़, इससे बेहतर शेयर और कुछ नहीं है। तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप जल्दीबाजी जो प्रॉफिट होती है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में न जाएं। सिद्धांत एक ही है, गलत कंपनी को किसी भी अच्छे भाव हो, कितने भी मिठासे भाव हो, मिठास भाव पे पकड़ना ही नहीं है। गलत कंपनी से आप दूरियां बना के रखिए। आप शेयर मार्केट में ना अपने आप को कम से कम 50% लॉस से बचा लोगे। अच्छा, आप खुद आम तोड़ने चाहे बेर तोड़ने जाइए, आप जब देखोगे ना यहाँ पके हुए हैं, यहाँ नहीं पके हुए हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में ना आप सोचोगे कि सारे एक साथ उछाल मारेंगे मार्केट की उछाल के साथ, कभी नहीं होगा ये। आपका इमोशन पे कंट्रोल, आपका डिसिप्लिन और आपका की जो एक्टिविटी है ना, वो सही तरीके से चलेगी ना, तो मार्केट में आप पैसा जरूर बना लो। जैसे कहते हैं ना, वॉरेन बफेट जी का भी एक फेमस डायलॉग है कि सारे एग्स को आप एक ही बास्केट में मत डालिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप हर कंपनी को टच कीजिए, आईटी को भी कीजिए, एफएमसीजी को भी कीजिए, ऑटो को भी कीजिए, मतलब अलग अलग सेक्टर से अच्छे शेयर। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिएटिव कास्ट पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। शेयर मार्केट जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है तो कोई इसको रिस्क समझता है। कई लोगों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है शेयर मार्केट के लिए। लेकिन असली सवाल क्या है कि क्या सही नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ एक कॉमन इन्वेस्टर शेयर मार्केट में बड़ा पैसा बना सकता है? आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वर्सेस ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, क्या बाय करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, आईपीओ क्या है, बेसिक नॉलेज लेंगे शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है ना, अभी जो ग्लोबल वॉलेटाइल चल रहा है, ग्लोबल मार्केट चल रहा है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन शेयर मार्केट के ऊपर, इसके बारे में बात करेंगे। और इन सब के बारे में क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्टर विक्रम शर्मा। नमस्ते विक्रम जी। तो विक्रम शर्मा जी के बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि विक्रम जी जो हैं, ये एक शेयर मार्केट एंथुजियास्ट हैं। इन्हें इतनी डेप्थ नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में कि एक कॉमन इन्वेस्टर के सभी सवाल जवाब आज इस पॉडकास्ट के थ्रू वो क्लियर कर देंगे। सारी कहते हैं ना कन्फ्यूजन पॉडकास्ट के थ्रू क्लियर कर देंगे। ये इनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है, इन्वेस्टमेंट टॉक विथ विक्रम। तो इनके यूट्यूब चैनल का लिंक हम ज़रूर हमारे पॉडकास्ट में मेंशन कर देंगे। तो लेट्स डिकोड शेयर मार्केट विथ मिस्टर विक्रम शर्मा। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, जैसे आम आदमी शेयर मार्केट में आता है ना, हाँ, उसी तरह मैं भी शेयर मार्केट में आया हूँ। अच्छा। तो शेयर मार्केट में सब बड़े बड़े सपने लेके आते हैं जी, और लेके आना भी चाहिए जी, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है ना, यहाँ छोटे ख्वाब, बड़े ख्वाब, सारे ख्वाब आपके पूरे हो सकते हैं। अच्छा, जैसा आपने कहा ना, डिसिप्लिन, ये शेयर मार्केट में पैसा कमाने का डिसिप्लिन जो है ना, वो एक सबसे बड़ा हथियार है। ओके। आप ये कह ले दीजिए कि सक्सेस की जो की है ना, वो एक डिसिप्लिन पे निर्भर करती है। तो डिसिप्लिन तो होना मार्केट में जरूरी है, आप अगर शेयर मार्केट में आए हैं तो। ठीक है, तो चलिए विक्रम जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आप किस तरह से शेयर मार्केट में उतरे, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से मोटिवेशन मिला, ये नॉलेज आपको गेन करने का जो कहते हैं ना उत्साह था, वो कहाँ से मिला आपको? देखिए, 2019 में मैं मतलब किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। तो प्रोजेक्ट जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में आना जाना, तो 4-5 बजे तक काम खत्म हो जाता था। तो ये 2-3 घंटा शाम को एक्स्ट्रा मिलते थे। तो मैं सोचता था इस पे कुछ एक्स्ट्रा, जो अपनी स्किल से, अपने टैलेंट से कुछ एक्स्ट्रा कोई कमाई हो सकती है क्या, यानी कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम इंटैक्ट रहे और सेकेंडरी में थोड़ी सी अच्छी अर्निंग कुछ हो जाएगा। तो बस मैं भी जैसे आम आदमी यूट्यूब चैनल वगैरह ये सब को स्क्रॉल कर रहे थे, मैं भी स्क्रॉल करते करते आया कि शेयर मार्केट में
इस शेयर ने, हेवेल्स ने 10,000 रुपये को 4 करोड़ बना दिया, पीडीलाइट ने इतने 10,000 रुपये को इतने करोड़ बना दिया, इसने 10,000 रुपये को, इस तरह से सब जब मैंने देखा ना, वाकई करिश्मा तो हो रहा है। और मैंने भी, ध्यान दीजिएगा बातों को, मैंने भी लगभग कामकाज में 15-20 साल गुजार चुके थे। तो मैं सोचा कि समय में तो पैसे बनते हैं जी। तो ध्यान मेरा गया, और जब आदमी के अंदर कुछ आ जाता है ना कि ये करना है, तो मार्केट में बस मैं जेके पेपर, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस है, मैं पेपर लेने की दुकान में घुसा, देख रहा हूँ वहाँ पे ट्राइडेंट माई चॉइस, अच्छी खासी पैकेजिंग, यूँ कहूँ कि मैं कहीं भी किसी मायने में भी वो 19 नहीं नजर आ रहा था जेके पेपर की तुलना में। मैंने पढ़ा ट्राइडेंट लिमिटेड, तुरंत वेबसाइट पे गया, देखा, क्लिक किया, सारी चीज़ों को अंदर से मैंने जब देखा उसमें, तो मुझे कंपनी में कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। और मेरा जो इनर सेंस के हिसाब से मैं जो चीज़, मतलब एक इन्वेस्टर को देखना चाहिए, और मेरे खास जो दोस्त है, किसी का 20 साल 25 साल शेयर मार्केट में है और किसी का 10-15 साल है, उनको मैंने कहा कि ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, उनकी सारी चीज़ें मुझे सही लग रही है, क्या मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? तो उनका जवाब आया, शायद छोटी मोटी कंपनी, इतना तो मार्केट में है नहीं है, पता नहीं, रिप्लाई प्रॉपर नहीं आया। लेकिन तो मैंने उसमें थोड़ा इन्वेस्ट किया और सारी चीज़ें ना उसी तरीके से गई जो मैंने सोचा था। और आज भी अगर उस समय 2019 में मुझे याद है बेबी, शेयर का प्राइस 6 रुपया 7 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस था जी। और आज भी अगर आप 5 साल 6 साल के दौरान देखें ना उस 2019 के प्राइस से, तो भी आपका पैसा 4-5 साल में लगभग 4 गुना हो गया है। और अगर आप कोरोना के टाइम में 3-4 रुपया हो गया था शेयर का प्राइस, तो उससे भी आप पकड़े ना तो 7-8 गुना आपका 4-5-6 साल में पैसा हो गया है। आपका स्किल और आपका जुनून साथ में होना कि हाँ मुझे शायद, तो आप थोड़ा सा समय में भी ना कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि शायद मैं इस फील्ड में भी थोड़ा सा आगे शायद कर सकता हूं। तो धीरे धीरे मैंने म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में इतना बड़ा रिटर्न दिया, इस म्यूचुअल, तो जिसने ज़्यादा रिटर्न दिया ना, मैं उनका क्लिक कर करके अंदर जा के देख रहा था कि इस म्यूचुअल फंड ने कौन कौन सी कंपनी के शेयर को होल्ड करके रखा है जो इतनी बेहतरीन तरीके से रिटर्न आ रहा है। तो वो काफ़ी थोड़ा बहुत मैं ध्यान दिया। तो बस आज आपके सामने पॉडकास्ट में बैठा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे कॉमन इन्वेस्टर्स को आप बताएं कि भाई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है ना, और किस टाइप के लोगों को कौन सा ऑप्शन बेटर लगना चाहिए हर सेगमेंट के हिसाब से, चाहे वर्किंग हो, चाहे यंग इन्वेस्टर हो, चाहे विमेन हो, हम सब सेगमेंट के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो आपके एक्सपीरियंस हिसाब से किस सेगमेंट के लोगों के लिए क्या चीज़ बेटर है? देखिए, इससे पहले मैं एक चीज़ और जोड़ दूंगा जी। देखिए, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में, देखिए दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन आपको अपने आप को समझना है कि आप इन्वेस्टिंग में माहिर है या आप ट्रेडिंग में माहिर है। जब आप अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को समझ गए ना, तो आप इन्वेस्टिंग से भी, जी हाँ, इन्वेस्टिंग से भी आप साधारण तरीके से, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, इन्वेस्टिंग से आप 1 लाख रुपए को अगर 25-26% के हिसाब से, CAGR के हिसाब से बढ़ाते हो, तो 1 लाख रुपए को आप 10 साल में 10 लाख बना दोगे, और 10 लाख रुपए को 10 साल में 25-26% के CAGR की बात कर रहा हूँ, 10 लाख को 1 करोड़ बना दोगे। अच्छा। जी हाँ। और उसी तरह आप 1 लाख रुपए को अगर 58-59% के दायरे से, CAGR के हिसाब से अगर आप 10 साल तक में बढ़ा रहे हो, तो आप अपने 1 लाख रुपए को 10 साल में 1 करोड़ रुपए बना दोगे। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए बना दोगे। तो ये चीजें ना, इन्वेस्टमेंट की तो ये ताकत है ही है। साथ साथ आप अगर ट्रेडिंग नेचर में आप जाते हैं, तो ट्रेडिंग नेचर में 5% के हिसाब से 5 साल में 5 लाख रुपए को आप 1 करोड़ रुपए बड़ी आसानी से बना सकते हैं ट्रेडिंग में। जी हाँ। अच्छा। 5 लाख रुपए को 5% के हिसाब से 5 साल में अगर मंथली 5% आप अगर उसको बढ़ा देना, तो 1 लाख रुपए को 5 साल में 1 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं। अच्छा। ये एक बड़ी उसकी ताकत है। अच्छा। दूसरी, आप 3-3.25 लाख रुपए को, जी हाँ, 3-3.25 लाख रुपए को अगर आप कंपाउंडिंग तरीके से हर साल डबल कर लेते हैं ना, 3,10,000 के आसपास फिगर बनता है। तो आपका 5 साल में अगर हर साल आप पैसों को डबल करने की ताकत रख सकते हैं ट्रेडिंग में, तो
तो वो आपके 1 करोड़ रुपया बन जाते हैं 5 साल में। जी हाँ, 3.10 समथिंग ऐसे कुछ आएगा, वो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा 5 साल में। आप अगर हर साल पैसे को डबल करने की ट्रेडिंग में हिम्मत बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें ना ट्रेडिंग में, वो आपका एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए आपको। आपकी जो धड़कन के साथ आपको चलना पड़ेगा, शेयर की हलचल के साथ आपको चलना पड़ेगा, वो सब बड़ी चीजें ना। तो उसमें क्या ना, थोड़ा सा टेंशन का भी माहौल रहता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ना आपको कुछ चीजों से कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है, यानी कि निजी जिंदगी से कॉम्प्रोमाइज करना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की एक खास बात है कि इन्वेस्टमेंट में आपको सुकून से, यू कहते हैं ना कि आप कछुए की चाल से भी ना बड़ी लंबाई को हासिल कर सकते हैं ना। क्योंकि वो इन्वेस्टिंग है ना कि ट्रेडिंग में जल्दी पैसा उठता है और जल्दी पैसा गिरता है। और इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात क्या है ना, इन्वेस्टिंग में आपको सुधरने का मौका मिलता है। आप सपोज किसी शेयर में इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट अचानक से किसी कारण से, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, किसी कारण से मार्केट अगर गिर गया, कुछ तकलीफ हुई है, तो आपको संभलने का मौका मिलता है, आपको उसमें एवरेजिंग करने का मौका मिलता है, आपको उसमें और कुछ ऐड करना है या माइनस करना है, वो सारे मौके आपको मिलते हैं, यानी कि आपको संभलने का मौका मिलता है। और दूसरी और एक चीज उसमें ऐड करूंगा मैं, आपके इन्वेस्टिंग में 10,000 रुपया अगर आप किसी शेयर में डालते हैं, तो वो 10,000 रुपया लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ कितने बन जाएंगे जी, आपको पता ही नहीं है, सागर की तरह है। जी हाँ, ऐसा हुआ है मार्केट में। बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है, जो आज आपको टीवी चैनलों पे आके बताते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है। तो वो है आपको पकड़ के रखने की ताकत। इन्वेस्टमेंट की यही ताकत है, आपके 10,000 रुपए को करोड़ों में पहुंचा देंगे। और अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप किसी शेयर में अगर 10,000 रुपए डाले हैं, अगर खुदा न खास्ता वो मार्केट क्रैश हो गया या कंपनी बर्बाद हो गई, आप डूबेंगे कितने? आपके सिर्फ 10,000 ही तो डूबेंगे जी। सिर्फ 10,000 ही तो डूबेंगे जी। लेकिन जब वो बढ़ेगा ना, इतनी ताकत से बढ़ेगा ना, आपको जमीन से लेके आसमान तक उड़ा देगा। यानी कि 10,000 रुपया आपका 10 करोड़ भी बन सकता है। तो मतलब इसमें ऐसा आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कॉमन इन्वेस्टर है, कॉमन पर्सन है, तो वो दोनों कर सकता है या सिर्फ फोकस करना, किसी एक पे फोकस करना? नहीं, मैंने जिस स्टार्टिंग में कहा कि आपको अपने आप को पहचानना है कि आपका टैलेंट, आपकी स्किल किस में बेहतर है, कि आप इन्वेस्टिंग में बेहतर है या आप ट्रेडिंग में बेहतर है। आपको पहले अपने आप को पहचानना है, आप अपनी कलाकारी को जो पहचान, क्योंकि देखिए मार्केट में ना पैसे आपको आपका स्किल, आपका टैलेंट ही देगा। तो आपको अपना टैलेंट को पहचानना है कि आप इन्वेस्टिंग के हिसाब से पैसे बना। लेकिन मेरा कहना है कि आप पहले ध्यान यही रखिए कि मैं इन्वेस्टर के हिसाब से मैं मार्केट में कदम रखूं, एक इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कदम रखूं, ट्रेडिंग में न जाए। ओके। तो मतलब ये एक कॉमन एडवाइस आप देना चाहेंगे, जो एक स्टार्ट करना चाह रहा है, उसको ये कॉमन एडवाइस रहेगी कि आप एज अ इन्वेस्टमेंट पहले शुरू करें, इन्वेस्टमेंट के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे करें। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा अपनी पकड़ बना लें, तब आप ट्रेडिंग में एग्जैक्टली उसमें आपको संभलने का मौका मिलता है। उसमें आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। क्योंकि पैसे है, पैसे खोने का दर्द ना सबको होता है। मार्केट में आप पैसे बनाने आए तो पैसे बनाने के लिए रहिए मार्केट में, न कि पैसे को तोड़ने के लिए रहिए। सही बात है। चलिए, अब जैसे हम बात कर ही रहे हैं, तो लोगों को अक्सर पूछते हैं कि भाई मार्केट का मतलब सीक्रेट क्या है, जिससे मतलब बड़ा पैसा हम बना सकते हैं। ऐसा क्या सीक्रेट है, या ऐसी क्या टिप है, या ऐसा क्या मिथ है मार्केट को लेकर लोगों के दिमाग में, जो आप चाहते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है कि हमारी ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि ये मिथ है, और आपके एक्सपीरियंस से आपने ये समझा है कि नहीं भाई ये मार्केट का मिथ है और इसका सोल्यूशन ये है? देखिए, मार्केट का अगर सीक्रेट ऐसा कुछ होता नहीं है। घुमा फिरा के आपको एक बात कहना चाहूंगा, शेयर तो अच्छा होना चाहिए, और आपकी जो फोकस है ना, जैसे आपने कहा डिसिप्लिन होना चाहिए, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो आपका जो उस शेयर के प्रति जो आपका सेंटिमेंट जो काम करता है ना, आप उसको किस तरह से हरकत में आते हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल, यानी कि आपने अपना इमोशन पे आप कंट्रोल अगर रख लिए ना, कि मुझे ये शेयर पकड़ना है, मेरे भाव पे पकड़ना है, न कि मार्केट के भाव पे पकड़ना। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे चीता जब दौड़ता है ना, आसपास हिरन, हजारों हिरन दिखाई देती है, लेकिन चीता उसी हिरन को फोकस करता है जिसे उसको पकड़ना है। आमने सामने पास में आ जाएंगे, लेकिन वो उसके पीछे ही दौड़ता पूरी ताकत के साथ। तो आपको भी ना उसी शेयर के ऊपर फोकस बना के रखना है जिसे आपको पकड़ना है, और जिसे आप अपनी चाही प्राइस पे पकड़ना है आपको। देखिए, ये सब चीजें आप अगर थोड़ी सी मार्केट में अपने आप को तरीके से मार्केट में रहोगे ना, तो मैं समझता हूं कि आपको
आपका इमोशन पे कंट्रोल, आपका डिसिप्लिन और आपका तरीके से मार्केट में, यानी कि आपकी जो एक्टिविटी है ना वो सही तरीके से चलेगी ना, तो मार्केट में आप पैसा जरूर बना तो मतलब लोगे ऐसे समय रहते हुए। ऐसी कौन सी गलत एक्सपेक्टेशन है जो कई बार इन्वेस्टर लगा लेते हैं मार्केट को लेकर, शेयर्स को लेकर, जो आपको लगता है ये बड़ी कॉमन है, ये अक्सर होता ही है? आपने भी अपनी एक्सपीरियंस के थ्रू वो हुई होगी, आपके साथ में भी हुई ये होगी। आपका सवाल बहुत बढ़िया है। ये इस पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मार्केट में न्यूज पे बहुत सारे जो रिटेल छोटे छोटे इन्वेस्टर है ना, वो न्यूज पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। अच्छा। और किसी शेयर में अगर कोई अच्छी बातें आ गई थोड़ी सी, तो उसे इतना उछाल के जब मार्केट में दिखाया जाता है ना, तो वो समझते हैं कि शायद इससे बेहतर चीज, इससे बेहतर शेयर और कुछ नहीं है। तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप जल्दीबाजी जो प्रॉफिट होती है ना, जल्दीबाजी के चक्कर में न जाएं। कोई भी भाव, अच्छा शेयर कितना भी हो, भाव अगर मार्केट में अच्छा शेयर अच्छे तरीके से आपको दिखा रहे, लेकिन भाव अगर ऊंचा है ना, तो आप उसे ऊंचे भाव पे मत पकड़िए, आप अपने डिसाइडेड प्राइस पे पकड़िए। तो ये जो लॉस करने का जो तरीका है ना, एक तो शेयर को हाई प्राइस पे पकड़ लेना, एक जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में गलत कंपनी को पकड़ लेना, जल्दी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में गलत कंपनी को पकड़ लेना, और उन्हें लगता है कि ये गलत कंपनी है, पता धीरे से चलता है, लेकिन जब उसका प्राइस देखते ना, वो सोचते हैं ये तो लॉलीपॉप प्राइस पे मिल रहा है, इतना कम दाम में मैं तो इसे पकड़ लूं। आपको लॉलीपॉप प्राइस पे भी मिले ना, तो भी आपको उस शेयर को पकड़ना नहीं है। यानी कि सिद्धांत एक ही है, गलत कंपनी को किसी भी अच्छे भाव हो, कितने भी मिठासे भाव हो, मिठास भाव पे पकड़ना ही नहीं है। गलत कंपनी से आप दूरियां बना के रखिए। आप शेयर मार्केट में ना अपने आप को कम से कम 50% लॉस से आप बचा लोगे। अच्छा, अब गलत कंपनी की डेफिनेशन या कोई एक ऐसा पॉइंट जो आप इन्वेस्टर को समझाना चाहें कि ये मतलब ये एक छोटा सा पॉइंट है, ये अगर डिटेल आप ध्यान में रखोगे तो आपका पैसा मतलब डूबेगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ अगर गलत कंपनी की डेफिनेशन इस तरह से आप मार्केट में ढूंढोगे ना, तो जब मैं जब किसी शेयर को देखता हूं ना, तो आप मैं खुद की प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन क्या है ना, आप जैसे स्कैन होता है ना, बस आप एक्सरे मशीन की तरह देखना चालू कीजिए ना, आपको सब कुछ पारदर्शिता तरीके से दिखाई देगी। जी हाँ, पारदर्शी तरीके से देखिए। जब कोई शेयर फटाफट बढ़ रहा है, तो प्रमोटर क्या फटाफट बेच भी रहे हैं, यानी हर हाई पे बेच रहे हैं, अपना हिस्सा हल्का कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि प्रमोटर को बड़ी जल्दीबाजी है कि मार्केट से पैसा बनाएंगे। आप बड़े बड़े जो ग्रुप सब देख लीजिए, गोदरेज, टाटा, अंबानी, अडानी और जितने बिरला वगैरह है, सारे देख लीजिए, धीरे धीरे मार्केट में पैसा बना रहे हैं। धीरे, उनको पता है कि हम मार्केट में जब तक रहेंगे तब तक पैसा बनाएंगे। लेकिन वो प्रमोटर जो फटाफट हर उछाल पे मार्केट में अपना शेयर बेचते हैं, अपनी होल्डिंग कम करते हैं, वहां बचिए। उन प्रमोटर जो कि जिनमें आपको ट्रस्ट की भावना की कमी है, यानी विश्वास आपको नहीं लग रहा है कि थोड़ा डगमगा रही है तो ऐसे बेच रहे हैं। फिर और भी है, टैक्स की बातें आती है, कुछ चीजें ना मार्केट में आपको साफ तरीके से दिखाई नहीं देती। जी हाँ, वो आईना ना दिखाई नहीं देता, तो आपको ना आपकी तीसरी आंखों को भी खोलना पड़ेगा। सब चीजें दिखाई दे देती है। जी हाँ, मैनेजमेंट का सही होना आपको जरूरी है। कंपनी अच्छी होनी पड़ेगी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, उसके कंपनी जो भी कोई सर्विस दे रही है या प्रोडक्ट है कंपनी का, वो आपको मार्केट में ना उसका वजूद दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में आपको लग रहा है कि यहाँ तो रेवेन्यू आ गया और यहाँ नेट प्रॉफिट आ गई, आई कैसे? आपको थोड़ा सा ना इनर सेंस से आपको समझना चाहिए कि ये सिक्स सेंस आपका वो होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए कि भाई ये मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। बस आप इस तरीके से अपने आप को अच्छी तरीके से डीपली उसमें, जी हाँ, डीपली हर चीज आपको ट्रांसपेरेंट वे में समझ में आ जाएगी, आप लॉस करने से बच जाओगे। अब जैसे लॉस पे बात हुई, तो लॉस तो जैसे मार्केट का एक हिस्सा है ना, तो इन्वेस्टर अपना लॉस किस तरह से लिमिट कर सकते हैं कि भाई उनका कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहे, लॉस भी इनको मिनिमाइज रहे, और मतलब एक तरह सेफ साइड में वो चल सके अपने मार्केट। देखिए, मैं इस सवाल का जवाब आपको इस तरीके से दूंगा। मेरे पास भी काफी सारे सवाल आते हैं, तो हमेशा ना लॉस किसे कहते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि लॉस को जब आपका पोर्टफोलियो लाल हो गया, ठीक है ना, डाउन हो गया, यानी कि 20%, 25%, 30%, 40% पोर्टफोलियो डाउन हुआ है, आप लॉस में नहीं आए। आप लॉस में तब आएंगे जब आप उस शेयर के साथ, अपने पोर्टफोलियो के साथ हरकत करेंगे, यानी कि उसके आपके पोर्टफोलियो के शेयर को आप जब बेचोगे ना, तभी वो एक्चुअल लॉस है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, मार्केट का सेंटीमेंट के हिसाब से, मार्केट की न्यूज के हिसाब से, ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से उसमें हरकत हुई है। और अगर कंपनी का जो चाल है कंपनी की, वो अगर सही चल रही है, जी हाँ, प्ले अच्छी तरीके से कंपनी कर रही है, तो दिक्कत नहीं है। वो आपका 40% भी
40% प्लस भी आ जाएगा, जी हाँ, तो आपको ये समझना है कि वाकई में वो नेट लॉस है या फिर पोर्टफोलियो लॉस है। और एक चीज इन्वेस्टर लोग हमेशा ये ध्यान नहीं देते कि आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर है ना, आप जब भी डालो ना शेयर को, किसी को भी, चाहे आप 15 शेयर का गुच्छा बनाओ, चाहे 20 शेयर का या 25 का या 50 का, जितने का भी, जितनी आपकी कैपेसिटी आप कंट्रोल कर सके, तो हमेशा ना उस सिलेक्शन की टाइम में ना सही भाव पे आप लीजिए, अच्छी कंपनी को लीजिए, वहां आप अपने आप को लॉस से थोड़ा बचा सकोगे शुरुआती तौर पे। अच्छा, जी हाँ। तो अब पोर्टफोलियो की बात हुई है, तो सर पोर्टफोलियो केयर के बारे में भी हमारे थोड़े व्यूवर्स को आप कहते हैं ना एक गाइड करें कि हेल्दी पोर्टफोलियो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए कि उसका ये कहलाएगा भाई हेल्दी पोर्टफोलियो। देखिए, हेल्दी पोर्टफोलियो में कहूँगा आपको, जैसे कहते हैं ना, वारेन बफेट जी का भी एक काफी फेमस डायलॉग है कि सारे एग्स को आप एक ही बास्केट में मत डालिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप हर कंपनी को टच कीजिए, IT को भी कीजिए, FMCG को भी कीजिए, ऑटो को भी कीजिए, मतलब अलग अलग सेक्टर से अच्छे शेयर, जी हाँ, अच्छे शेयर जिनकी ग्रोथ अच्छी हो और आपको लगता है कि मार्केट में इसका वजूद अच्छा है और ये दौड़ने वाले घोड़े हैं और उनमें आपको मौका मिलता है ना, तो हर मौके में अच्छे वैल्यूएशन पे, जी हाँ, अच्छे वैल्यूएशन पे उनको सबको तरीके से, उसमें लार्ज कैप भी थोड़े से हो, मिड कैप भी हो, स्मॉल कैप भी हो, तो जब आपके लार्ज कैप में बड़ी, यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी में बड़े स्केल में जब भूकंप आता है ना, तो आपको कभी छोटे वाले, मझोले वाले, वो लोग आपको बचाएंगे और कभी छोटे में आएगा ना तो बड़े वाले बचाएंगे। तो ये एक अपने आप को ना प्रोटेक्ट करके रखने का तरीका है। तो ये सब चीजें, इसमें एक चीज और मैं जोड़ूंगा, जब मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी का बड़े रूप में मार्केट को ऐसे ही देखते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी की ज्यादा बातें करते हैं, तो उसमें क्या है ना, सब देखते हैं कि सेंसेक्स तो इतना चढ़ गया, निफ्टी इतना चढ़ गया, बैंक निफ्टी इतना चढ़ गया, सब चढ़ गए, मेरा पोर्टफोलियो में तो 25 शेयर है, 25 में से 2 शेयर सिर्फ चढ़े हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हर शेयर का समय आता है, तो आपको हर शेयर को, जैसे हर सेक्टर का समय आता है ना, जब आपके अलग अलग सेक्टर के हैं तो उनका समय आएगा, तो आपको उन समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जैसे मतलब पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पेशेंस रखना पड़ेगा। और ये है, जैसे आपने बोला कि भाई पोर्टफोलियो में हर तरह के आपके पास में शेयर्स होने चाहिए, कि सब घोड़ों पे आपको दाव लगाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है ना, आप देखिए फिल्म स्टार को भी देख लीजिए आप, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा जो फेवरेट एक्टर है अक्षय कुमार है, तो क्या अक्षय कुमार ने, अक्षय टॉप क्लास का हर एक्टिंग में माहिर है, लेकिन आप कभी कभी देखिए उनकी भी तो पिक्चर फ्लॉप होती है, आप उनको उस तराजू में तोल नहीं सकते, वो फीस तो उतना ही लेंगे। तो आपको ये देखना है कि ये वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस, क्वार्टर रिजल्ट खराब हुआ, कंपनी की छोटी छोटी ये गलती की वजह से कंपनी में थोड़ा सा नुकसान हुआ, उसका आपको अपॉर्चुनिटी समझनी है आपको। अरे ये जब 5 करोड़ का फीस लेते हैं और अभी ये इस पिक्चर की वजह से फीस थोड़ी डाउन हो गई, यानी कि अभी शेयर की प्राइस इस वजह से डाउन हुई और ये टेम्पररी रीजन है, आप जब समझ गए ना तो आप उसमें दाव लगाइए। अच्छा। जी हाँ, अगर कंपनी अच्छी है तो आपको लगता आगे होगा तो उसमें दाव लगाना चाहिए। और ये पोर्टफोलियो क्लीनअप कब करें, आपको आपके हिसाब से कब क्लीनअप करना चाहिए? क्लीनअप मैंने जैसे अभी इससे पहले जो आपको मैं सवाल का जवाब दिया, इसमें एक डायलॉग के हिसाब से मैं आपको बात बताऊंगा। देखिए, जब मैं, आप भी देखे होंगे, आप लोग खुद सब, कोई आम का पेड़ ले लीजिए या कोई भी पेड़ ले लीजिए आप, हर फल ना एक साथ उसमें कभी नहीं पकते, कभी नहीं पकते। आप खुद आम तोड़ने चाहे बेर तोड़ने जाइए, आप जब देखोगे ना यहाँ पके हुए हैं यहाँ नहीं पके हुए हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में ना आप सोचोगे कि सारे एक साथ उछाल मारेंगे मार्केट की उछाल के साथ, कभी नहीं होगा ये। तो आपको उनकी उछाल को और उनको उतना समय देना है पकने के लिए। अगर कोई मांगता, कोई शेयर 3 साल मांगता हो तो आपको 3 साल देना है, और किसी शेयर कभी कभी कुछ न्यूज अच्छी आ जाती है, पोटेंशियल मार्केट में दिख रहा है, ग्लोबल सिनेरियो अच्छा लगता है, तो वो उछाल जल्दी भी मार देते हैं। तो जो अच्छी उछाल मार रही है, आपको लगता है कि वैल्यू भी सही हो गया है, आपको निकलना, तो आप एग्जिट कर सकते हैं और किसी का इंतजार भी करना पड़ेगा। तो मैं यही कहूंगा, पोर्टफोलियो में निकलने की हड़बड़ी आप न करें, हर शेयर को उसे उभरने का मौका दीजिए, उसे पकने का मौका दीजिए। जी, ठीक है। अब जैसे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक कोई लंबा गेम खेलना चाहता है, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करनी चाहिए जिससे उसका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना रहे? देखिए, जब आप कभी भी लॉन्ग टर्म की बात आती है ना,
तो लॉन्ग टर्म की बात आती है तो फिर से मैं यही कहूंगा कि जोड़ी लंबी चलनी है। तो जोड़ी लंबी चलनी है तो सारे गुण मिलने पड़ेंगे जी। तो सारे गुण मिलने पड़ेंगे तो बात आ जाएगी फंडामेंटल की कि ये फंडामेंटल मतलब कंपनी अच्छी है क्या नहीं है, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है कि नहीं। क्योंकि बड़ा छोटी कंपनी में अगर समय के साथ लंबे समय के साथ जैसे आपने कहा लंबे समय में अगर बड़ा पैसा चाहिए ना तो कंपनी अच्छी हो, कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी हो। जी हाँ, कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी हो और आपको लंबे समय तक रखना है उसे। और लंबे समय रखने के लिए आपको ग्रोथ दिखेगी तभी आप उसमें लंबे समय रखेंगे। थोड़ा बहुत उसमें डिविडेंड भी आना चाहिए क्योंकि डिविडेंड अगर आता है ना उसकी खुशबू एक अलग ही है कि आपको पोर्टफोलियो में शेयर चुपचाप बैठे हैं और आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब आपको लगेगा कि नहीं, कंपनी ने कुछ दे भी रहा है और साथ में कंपनी ग्रो भी कर रही है। तो मैं ये कहूंगा क्वालिटी वाली अच्छी कंपनी, अच्छे प्राइस अच्छे वैल्यूएशन पे पकड़िए और अच्छे समय में पकड़िए। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर है और आपको लग रहा है कि ये प्राइस सही दिखाई दे रही है, मार्केट भी नीचे गिरे, प्राइस भी सही हो और लॉन्ग टर्म के लिए पकड़िए। ये 4-5 चीजों पे आप ध्यान दोगे ना तो लॉन्ग टर्म अच्छी कंपनी, अच्छे प्राइस पे और अच्छी ग्रोथ हो और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखे, आप देखिए लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे आसानी से बना लोगे। अब जैसे आपने समय की बात करी तो मार्केट में कोई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे कौन से फेजेस हैं जो इन्वेस्टर को ध्यान रखने चाहिए कि भाई वो पहचाने उन समय को और उस समय वो अपना इन्वेस्टमेंट करे तो उससे बड़ा पैसा बने? ऐसे कैसे फेजेस आते हैं, किस तरह के फेजेस आते हैं उनके बारे में? बड़े पैसे ना, बड़े पैसे कभी कभी आसानी से भी बनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बनते हैं बड़े पैसे आसानी से। मैं ये कहूँगा सपोज मैं ही डरा हुआ हूँ, किसी कारण से कुछ कारण से मैं डरा हुआ हूँ, कोई आके मुझे थोड़ा सा हिला दे से मैं घबरा जाऊंगा। जो डरा हुआ रहता है ना उससे थोड़ी सी किसी बात से डराने से वो ज्यादा डर जाता है। उसी तरह मार्केट में भी, मार्केट जब डरा हुआ रहता है, मार्केट का जब सेंटीमेंट खराब रहता है और मार्केट में जब बुरी न्यूजें चलती है और आपको लगता है कि मार्केट में सारे घबराहट में है कि मार्केट क्या होगा, उस डर में ना आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए। वो डर ही है कि थोड़ा सा जैसे ही मार्केट डर से थोड़ा गिरने लगे ना तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें तलाशनी चाहिए और उसमें पैसे लगाने चाहिए अच्छे शेयर में। बस शर्त इतनी है कि आपके सामने वो लिस्ट रहनी चाहिए उन शेयरों की कि मार्केट में अगर इस तरह का डर का माहौल हो, मार्केट सेंटिमेंट हो, खराब हो, तो मेरे पास में ये शेयर की लिस्ट है, ये अगर इस भाव पे मिल जाए तो मैं उसे पकड़ लूंगा। तो आप उस डर के माहौल में बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो उसे आपको अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। आपके साथ कभी हुआ है सर ऐसा कोई? देखिए गया मेरे साथ तो सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस हुआ है, वो मेरा लर्निंग स्टेज। जैसे मैं अभी 5-6 साल से मार्केट में हूँ, 2019 से मैं आया था तो मेरा लर्निंग स्टार्टिंग स्टेज था। तो उसके हिसाब से कोरोना एक बेहतरीन मौका था। लेकिन कोरोना को मैं मौका इसलिए भी नहीं कहूंगा क्योंकि उसमें जान बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। जो इंसान घर से दूर है ना, उनको महसूस हुआ, जो परिवार के बीच में रहे हुए ना, उन्हें उस डर का, मौत का जो डर है ना कोरोना वाला, उसे एहसास नहीं हुआ। जो दूर था ना उसे अगर कोई बयान करना चाहे ना 10 मिनट में भी बोल सकते हैं कि कोरोना में ऐसा हुआ। वो डर एक अनोखा ही डर था। उसे जिसने जिया है ना वो 10 दिन भी अगर बयान कर दे ना तो भी उसके कम पड़ेंगे जिसने अकेला रह के जिया है उस दर्द को कोरोना के। तो कोरोना एक अच्छा मौका था लेकिन वो मौत के मुंह से बचने का पहला प्रायोरिटी था, इसलिए शेयर मार्केट में नजर नहीं गई। से अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से तो निकल गई, सही मायने कहे तो मेरे हाथ से निकल गई, वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। जी हाँ। लेकिन फिर भी आपका एंथुसियाज्म वहीं से ही लगा। जी हाँ, वहीं से लगा। तब मेरे को पता चला कि मार्केट तो करवट बदलता है, चाहे कितना बड़ा भी, आप चाहे 2008 का क्राइसिस ले लीजिए, चाहे और बड़े बड़े जितने भी क्राइसिस हुए हैं मार्केट में, हर बार जितनी तेजी से गिरता है ना मार्केट उतनी तीखी गति से ऊपर चढ़ता भी है। तो जिन्होंने वो सब समय जिया है ना उनको पहचान है मार्केट की। तो मैं कहता हूं मार्केट में अगर बड़ी गिरावट आपको लगे कि टेम्पररी सेंटीमेंट है, इस चीज को समझिएगा, टेम्पररी, परमानेंट डैमेज नहीं। जी हाँ, टेम्पररी अगर आपको समझ गया कि छोटे कुछ अवधि के लिए है तो आप उसे मौका समझिए, उस गिरावट को उसमें भर के आप लगाइए। अच्छा ऐसी कोई शेयर मार्केट की लर्निंग जो आपके लिए सबसे बड़ी रही? देखिए शेयर मार्केट लर्निंग तो मैं यही कहूँगा, शेयर मार्केट ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप शेयर मार्केट की गलती से अगर आप सीखते हुए आगे बढ़ोगे ना,
यानी शेयर मार्केट जब जब आपको चोट पहुंचाया है और उस चोट से आप सीख के अगर आगे बढ़ोगे ना तो आप उतना ही बड़ा पैसा बनाओगे, उतना ही बड़ा पैसा बनाओगे। मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। 2019 में मनपसंद बेवरेज जैसे वरुण बेवरेज है उस तरह मनपसंद बेवरेज का शेयर ये लगभग 70-80 रुपए के भाव में मई 2019 में मैंने लिया था। अच्छा। और कुछ ही दिनों में तुरंत मैनेजमेंट के ऊपर सवाल आ गया कि टैक्स की चोरी हुई है, ऐसा कुछ सवाल आया। अच्छा। टैक्स की चोरी हुई, उन पे इल्जाम लगा। तो वो शेयर कुछ ही दिनों में 70-80 रुपीज से लेके 16 रुपया के आसपास के भाव में आ गया। अब मार्केट ने तमाचा लगाया, वो शेयर इतना नीचे गिर गया। मुझे भी समझ में आ गया कि मार्केट ने सही तमाचा लगाया है और मैनेजमेंट की गलती है और मैनेजमेंट ने कुछ तो गुनाह किया है इसलिए इतना गया। तो मैं भी समय खराब नहीं किया, मैंने उस शेयर को बेच दिया, तुरंत बेच दिया। 16 रुपए में, 78 रुपए का शेयर 70 समथिंग का था, 16 रुपए में बेच दिया। आपको पता है मैंने उस शेयर में कितने पैसे लगाए थे? सिर्फ 10 शेयर खरीदा था मैंने और 700 रुपया। अच्छा। सिर्फ 700 रुपया, लेकिन वो मेरे कलेजे में यहां तक लगा क्योंकि मैं सोचा वो 700 रुपये की जगह अगर 7 लाख होता, अगर कुछ और 70 लाख होता तो पूरे के पूरे ही गए थे ना। बिल्कुल। तो वो एक लर्निंग स्टेज मेरे लिए कि आप कंपनी का जो कहता हूं ना कि मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तो मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक विश्वास वाला होना चाहिए मैनेजमेंट, तब आपके पैसे बचे रहेंगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल यस बैंक का मैं यहाँ दूंगा, ये भी उसी दौर में जब मैं नया आ रहा था, 2019 मई की शायद आसपास की बात है। यस बैंक का शेयर कितना ऊपर था सबको पता है, 400-500 से नीचे आके 166 के प्राइस पे मैंने लिया था यस बैंक का शेयर। 166 के प्राइस पे लिया था। कुछ दिनों बाद यस बैंक का शेयर और नीचे आया, 110 के आसपास आया, 100 के आसपास। मैंने फिर डबल ताकत से एवरेजिंग की उसमें, जो पहले लिया था उससे ज्यादा, क्योंकि मुझे इस चीज का उस समय एहसास हो गया कि यस बैंक को अच्छे बैंक पकड़ के रखे हैं। ये सारे पकड़ के जो रखे हैं कि तुमने इतना बड़ा गुनाह किया है यस बैंक कि हम तुम्हें अभी वॉच कर रहे हैं, तुम हमारी नजरों के नीचे हो, अब इससे ज्यादा तुम गुनाह नहीं कर सकते। तो फिर और नीचे गिरा, 48 रुपए के आसपास आया था। फिर मैंने उससे डबल ताकत से एवरेजिंग की। मुझे पता चल चुका था इस चीज का कि ये इतना बर्बाद तो हो गया, इससे और ज्यादा क्या बर्बाद होगा। और सबकी छत्र छाया में है ये, तो सबकी निगरानी में है। फिर और नीचे आया, यूं कहूं कि 13 रुपया के आसपास और आया वो। तो 13 रुपए के आसपास वहां भी मैंने डबल ताकत के साथ एवरेजिंग की। सब आदमी ने, मेरे ख्याल से 99% इन्वेस्टर ने पैसा गवाया होगा। मैंने यस बैंक में जब 2019 वाला मई का शेयर 2024 दिसंबर के आसपास मैंने 22 रुपए के आसपास भाव में बेचा, तो मैंने उसमें अच्छा पैसा कमाया। यहां मैं एक चीज कहूंगा, 2019 से लेकर 2024 पेशेंस। बिल्कुल। उस समय क्या बहुत आदमी डगमगा जाते हैं कि सब बेच दिए थे, लेकिन मेरे को महसूस हुआ कि जब सरकार इसके सपोर्ट में खड़ी हो गई, सारी ताकतें एसडी बैंक, अच्छे बैंक खड़े हो गए कि हम तुम्हें बचाएंगे, डूबने नहीं देंगे, और वो सारे अव्वल नंबर के बैंक सब सारे खड़े हो गए। तो एक मैंने जैसे एग्जांपल दिया मेरी लर्निंग का कि आपको मैनेजमेंट को ट्रस्ट वाला होना चाहिए मैनेजमेंट। दूसरा, आपको पेशेंस चाहिए किसी भी शेयर में। अच्छा, अगर आपको पैसा बनाना है, आपको समय के साथ आप समझ गए ना, तो पेशेंस होना जरूरी है। चलिए, बहुत बड़ी बात की है। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन और पेशेंस तो आपकी खासियत रही है, और हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ तो समझ में आई गई है कि डिसिप्लिन और पेशेंस के थ्रू ही आप शेयर मार्केट में टिके रह सकते हैं। चलिए विक्रम जी, अभी बात करते हैं हम आईपीओ क्रेज़ के बारे में। हमारे जो ये यंग इन्वेस्टर्स हैं, एक अलग ही क्रेज़ है आईपीओ को लेकर। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ में कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह की उन्हें अप्रोच रखनी चाहिए? देखिए, आईपीओ मैं कहूँगा, आईपीओ एक ऐसा ऐसा आज के समय में, मैं छोटे से रूप से आपको बता देता हूँ। आईपीओ मतलब पैसा जुटाना, ठीक है। आपको पैसे के किसी धंधे को बड़े करने के लिए पैसा या तो आप रिश्तेदार से लेंगे, या बैंक से लेंगे, या और कहीं किसी सोर्स से, प्राइवेट सोर्स से लेंगे। आईपीओ यानी कि बाजार में आप अपने शेयर को बेच के पैसा ले रहे हैं। जी हाँ, पैसा ले रहे हैं। तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लूं, ज्यादा से ज्यादा, मेरी कंपनी का जो वैल्यूएशन है उससे ज्यादा, मुझे लाख रुपए के वैल्यूएशन है, मैं तो 5 लाख उठाऊं। हर आदमी यही चाहेगा। तो आईपीओ भी एक ऐसा
चमकाया हुआ जो पर्दे के पीछे कुछ और है और पर्दे के सामने आपको कुछ और दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर किसी दुकान की ओपनिंग कर रहे हैं, आपका दुकान में क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब आप ओपनिंग करेंगे गुब्बारे की तरह से पूरा लगा हुआ है कि और 10 किस्म के रिश्तेदार इसे उसे बुलाएंगे और चकाचौंध करके कि मेरा तो ये धंधा मैं चलाऊंगा। लेकिन सही मायने में आपका धंधा तब चलेगा जब आप 6 महीना, साल भर, 1.5 साल अच्छी तरीके से उस धंधे को सही मायने में चला लोगे ना, तब मैं कहूंगा कि वो सही धंधा चल गया, न कि आप गुब्बारे की तरह। तो आईपीओ भी ठीक वैसा ही है, आपको ज्यादा भाव में दिखा के पैसे मार्केट से ले रहे हैं। लेकिन एक है लिस्टिंग गेन, वहां मैं कहूंगा जब प्राइस सही प्राइस पे जब खुलता है तो वो लिस्टिंग गेन है, वो एक बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद में आपको जब लिस्टिंग गेन चढ़ गया ना, कभी आपको पकड़ना नहीं चाहिए उसे। आप देखिए एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजी का कितना ऊपर था, कहाँ नीचे गिर गया। आप देखिए ओला इलेक्ट्रिक का कितना ऊपर था आईपीओ, ये रिसेंटली बात कर रहा हूँ ये अभी। और भी काफी सारे नाम है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कितना ऊपर था, कहाँ नीचे गिर गया। तो ये सब बड़े नाम है, दिग्गज नाम। तो मैं यही कहूंगा आप स्टेबल होने दीजिए किसी कंपनी के शेयर को, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल मौका दीजिए स्टेबल होने का, उसके बाद आप पैसे लगाइए। हड़बड़ी मत कीजिए आईपीओ में पैसे लगाने की। उसमें हाइप ही इतना क्रिएट करके रहता है आईपीओ के अंदर कि मतलब उसमें बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं इन्वेस्टर। और बिगनर्स जो बिगनिंग इन्वेस्टर्स है उसको बड़ा जल्दी वो अट्रैक्टिव सा लगता है कि अट्रैक्टिव तो इसीलिए हो जाते हैं ना कि उन्हें हर टीवी चैनलों पे हुआ और उनके पीछे जो पीछे की जो टीम है ना, वो उसे इतना उभार के दिखाते हैं कि इतना मतलब इतना वैल्यूएशन है और आगे जाके 5 साल में इतना वैल्यूएशन होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा नए निवेशकों के लिए आईपीओ से थोड़ा सा ना सतर्कता बनाइए और सोच समझ कर ही आप, जैसे स्टेबिलिटी जब मार्केट में आ जाती है उस शेयर की 6 महीना, साल भर, 2 साल में, हकीकत में तो तभी जैसे शादी होने के बाद में चाहे दूल्हा दुल्हन कितने भी बड़े उनका प्रोजेक्शन दिखाओ कि मेरा दूल्हा तो इतना शाना है, दुल्हन तो इतनी है, ये है, लेकिन शादी होने के बाद में 6 महीना, साल भर, 2 साल जब रिलेशन अच्छी तरह से बॉन्डिंग बन जाती है ना, वो सही मायने में होता है। तो इसी तरह आईपीओ में भी आपको समय देना चाहिए तो समझने के लिए। आपके हिसाब से मतलब लिस्टिंग गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म होल्डिंग, ये इन दोनों में क्या बेटर ऑप्शन रहेगा? लिस्टिंग गेन तो देखिए वो एडवांटेज है, वो लिस्टिंग गेन तो उसमें तो आप कीजिए, लेकिन लिस्टिंग गेन के साथ जब बढ़ जाता है ना, तब उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा। जब वो नीचे गिर जाए, स्टेबल हो जाए, मेरा कहने का मतलब स्टेबल हो जाए, सही कीमत, सही वैल्यूएशन पे वो आ जाए ना, तब आप उस शेयर को पकड़िए। चाहे उसके लिए आपको 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल इंतजार करना पड़े, मिलते हैं जी। अच्छा। 2 साल 3 साल बाद में वो सही प्राइस पे मिलते हैं। आप देख लीजिए जो बड़े बड़े नाम आपको मैंने बताया है। अच्छा जी, चलिए बढ़िया। अब सर, अब हम चाहते हैं कि हमारे जो नए इन्वेस्टर्स हैं, जो आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू सुन रहे हैं, आपसे नॉलेज गेन ले रहे हैं, उनको एक एडवाइस हम चाहते हैं आप दें कि उनके लिए एक शेयर मार्केट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, मार्केट से पहले क्या माइंडसेट वो बनाकर रखें अपना, किस तरह से चीज़ों को पहचानें, किस तरह से आगे बढ़े। तो नए निवेशक मोस्ट वेलकम आपका मार्केट में, आप आइए। देखिए शेयर मार्केट का ना मैं गुणगान तो करते रहता हूँ कि शेयर मार्केट में ऐसा हो सकता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, आप एक उंगली से आप 5 मिनट में सोचेंगे कि मुझे ये शेयर को बेचना है, आप तुरंत उस शेयर को बेच लेंगे। आप सोचेंगे इस कंपनी का मुझे मालिक बनना है, एक शेयर की बात कर रहा हूँ, शेयर खरीदना है तो 1 सेकेंड में आप खरीद सकते हैं। यानी खरीदना बेचना सब कुछ आपके हाथों में है। देखिए शेयर मार्केट में ना आपको दो एम की जरूरत है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ना 4-5 एम की जरूरत पड़ती है, मनी, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर। यहाँ ना सिर्फ 2 एम चाहिए, थोड़ा सा मनी, जी हाँ थोड़ा सा मनी और मैन पावर, जो कि आप खुद इकलौते मैन पावर, आपकी स्किल, आपका टैलेंट, आप अपने आप को निखारोगे ना, आपकी स्किल और टैलेंट ही आपको शेयर मार्केट में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने की हिम्मत देगी और अपने आप को पैसा कमाने की रास्ता जो है ना वो आपको दिखाएगा। तो मैं यही कहूँगा हमेशा आप भी जब भी शेयर मार्केट में आने का सोचे तो आप एक निवेशक के तौर पे आइए, न कि ट्रेडर के तौर पे। आप आइए, अपने आप को समझिए कि मैं निवेश करूं और मेरी इतनी कैपिटल है, मैं इस तरीके से निवेश करूं। जितना आपकी कहते हैं ना कि चादर जितनी हो उतना ही पैर फैलाइए, तो जितनी आपकी शक्ति है ना उसके हिसाब से कीजिए। उसमें क्या है ना, कभी मार्केट अगर गिरता भी है ना
तो आपको ना डर का एहसास नहीं होगा। आपको लगेगा कि इस पैसे की तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी, मार्केट में प्ले होने दीजिए, मार्केट के साथ इस पैसे को चलने दीजिए, मार्केट के साथ इस पैसे को ग्रो होने दीजिए। तो आपको मोटे मोटे तौर पे आप जब भी कंपनी को पकड़े, फंडामेंटल को कभी नहीं भूले। वो जो छलांग मारते हैं ना, लिफ्ट वाली चाल, आप उससे दूर रहे कि शेयर की, ये शेयर की न्यूज आ रही है कि ये ऊपर जा रहा है, आप तुरंत पकड़ लिए, कभी ऐसा मत कीजिए। उसके फंडामेंटल बेस को, जो कि मैंने इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपको बताया है कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए, क्वालिटी वाली कंपनी होनी चाहिए, ग्रोथ उसमें अच्छी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में वो ग्रोथ आपको दिखनी चाहिए, और आपको ना हमेशा पेशेंस के साथ, मैनेजमेंट तो अच्छा भी चाहिए उस कंपनी में, उनका प्रोडक्ट सर्विस वो भी अच्छी चाहिए, जो आपके सामने आपको दिखे कि हाँ ये हो रहा है। तो शुरुआती तौर पे आपको जिसे आप समझते हैं, जिसे कि आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, शायद इस कंपनी में इसलिए हो रहा है ये चीज़ें, तब आप उसमें अटैचमेंट बना के रहिए, और अपनी जो भी कैपिटल लगाए ना, उसे ग्रो होने के लिए थोड़ा समय दीजिए। जी हाँ, और जब जब बड़ी गिरावट हो ना, तो अपनी ताकत के साथ जब आपको लगे कि हाँ ये शेयर अच्छा है और ये मेरा प्रेडिक्शन है, और मैंने सब कुछ फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, सारी चीज़ें सब कुछ समझने के बाद इसमें पैसा लगाया है, तो आप अपने आप को गलत साबित मत होइए, और मार्केट की जो उतार चढ़ाव है ना, उसके साथ अपने आप को भी शामिल कीजिए। तो उस शेयर की हर चाल ना आपको समझाती हुई जाएगी कि मैं इसलिए गिरा हूँ, मैं इसलिए चढ़ा हूँ। तो बाजार के जो बातें हैं 10 तरह की, उस पर आप ध्यान थोड़ा कम दीजिए, और अपने शेयर पे थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फंडामेंटल को कभी न भूले। चलिए, बहुत अच्छी एडवाइस है इन्वेस्टर्स के लिए कि फंडामेंटल को बिल्कुल ना भूलें, पेशेंस से काम लें, अपने शेयर को ग्रो होने दें, अपनी पेशेंस पे, अपनी नॉलेज पे भरोसा रखें, और बाकी चीज़ों के लिए तो विक्रम जी है ही हैं आपको गाइड करने के लिए। चलिए विक्रम जी, अभी जो न्यूज़ में टेंशन्स चल रहे हैं, हमारे गोल्ड सिल्वर वॉलेटाइल हैं, हमारा डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कभी फॉल हो रहा है, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स टेंशन्स चल रहे हैं, तो इनका हमारे इंडियन शेयर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा? डॉलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो किन सेक्टर्स पे उसका अफेक्ट होगा? गोल्ड आपके हिसाब से मतलब इमोशनल एसेट है या एक सेफ हेवन है? और जो ग्लोबल स्लो डाउन जो चल रहा है अभी एंटायर वर्ल्ड में, तो इसका हमारी इंडियन मार्केट में इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, गोल्ड तो ना, गोल्ड तो एसेट तो है ही है। हाँ। तो आप ये समझ लिए हमारे लिए एसेट नहीं है। हाँ। हमारी गृहिणी के लिए एसेट है। वो उन्हीं का है। हाँ। जी हाँ, चाहे वो बढ़े तो भी उनसे पूछ के ही आपको सब डिसीजन लेना है। ठीक है। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये उनसे पूछ के आपको डिसीजन लेना है। तो गोल्ड, देखिए, आप चाहे शेयर मार्केट की हिस्ट्री ले लीजिए, चाहे गोल्ड की हिस्ट्री ले लीजिए, है तो इक्विटी में ताकत। तो गोल्ड आपको जितना रिटर्न देगा, उससे कहीं बेहतरीन तरीके से इक्विटी शेयर मार्केट आपको रिटर्न देगा। और गोल्ड ना, आदमी अमीर होने के बाद में गोल्ड खरीदते हैं, और शेयर मार्केट में ना आप गरीब रहेंगे ना, हाँ। तो भी शेयर में थोड़ा थोड़ा डालिए, तो थोड़ा शेयर इतना आसमान छुएगा। इसकी गोल्ड की चाल थोड़ी धीमी रहेगी, हाँ। इक्विटी की चाल थोड़ी तेज रहेगी। और गोल्ड में ये गोल्ड का, जैसे अभी का आप जब सवाल मुझसे आज कर रहे हैं, तो गोल्ड तो आज के टाइम में देखिए इतनी छलांग लगा रहा है, तो ये कहूँगा समय समय का फेर है जी। वो जैसे छलांग लगाया है और वैसे ही शायद गिर भी सकता है। तो ग्लोबल सिनेरियो का जो माहौल है ना, उस माहौल के हिसाब से उसमें हलचल हो रही है। हाँ। तो आप उसको ना फंडामेंटल हलचल न समझे। जी हाँ, हाँ। फंडामेंटल हलचल समझिए। और ग्लोबल सिनेरियो का जैसे आप बात कर रहे हैं, डॉलर, हाँ। जी हाँ, सबका कुछ ना कुछ मार्केट में ग्लोबल सिनेरियो, जैसे अमेरिका में अगर कुछ हो रहा है, हाँ। तो अपना शेयर मार्केट में भी उसकी आपको, मतलब अगर यूँ कहें ना कि अगर वहाँ थोड़ा सा कुछ हुआ तो उसकी एक भूकंप की झलक यहाँ भी दिखाई देगी, तो वो दिखाई देगी। लेकिन आपको ये समझना है कि ग्लोबल सिनेरियो में इंडियन कंपनी के अंदर अगर दमखम है, तो वो आगे जाके वो शॉर्ट टर्म ही चोट पहुंचाएगा। लॉन्ग टर्म में तो अगर कंपनी में अच्छा दमखम है, मैनेजमेंट अच्छा है, हाँ। तो ऊपर जाना ही है उस शेयर को। तो वो सब सारे टेम्पररी है, उसे आप फंडामेंटल मत समझिए, हाँ। उसे आप अपॉर्चुनिटी समझिए। अच्छी कंपनियों का इस तरह के अगर ग्लोबल सिनेरियो में थोड़े बुरे न्यूज आते हैं ना, तो आप उसे अपॉर्चुनिटी समझिए। ये मैं 5-6 साल का तजुर्बे के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जी, चलिए अब विक्रम जी, आपके संग में हम खेलने वाले हैं एक रैपिड फायर क्वेश्चंस। कुछ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपको बस तुरंत ही उसके जवाब देने हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आप
बेहतर खेल सकते हैं, अपने आप को सेव करके खेल सकते हैं। ठीक है, इक्विटी या गोल्ड? ऑब्वियसली जैसे अभी सवाल में कहा, इक्विटी। ठीक है, एफडी या म्यूचुअल फंड यंग इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए म्यूचुअल फंड, एफडी तो पुराने वाली बात हो गई, बूढ़े वाली। आप थोड़ा सा रिस्क लीजिए, जब आपको थोड़े से रिस्क में बड़ा पैसा बन रहा है तो ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड में। ठीक है, लॉस से ज्यादा डेंजरस क्या है, फियर, डर या फिर ग्रीड, लालच? देखिए दोनों अलग अलग जगह पे हैं। लालच सबसे ज्यादा है। लालच वो है कि आपको डिसीजन लेने से रोक देती है कभी कभी, और लालच आपको गलत डिसीजन की ओर इशारा कर देती है और वहां सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो लालच से थोड़ा सा बचिए। ठीक है। अच्छा, वन इंडिकेटर यू ट्रस्ट मोस्ट? किसी भी कंपनी का जब शेयर नीचे गिरता है और उसके अंदर की भनक उसके प्रोमोटर को रहती है कि ये शेयर इस वजह से गिरा है, और प्रोमोटर जब भर भर के बाइंग करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए घर का आदमी को पता है कि मेरा शेयर गिरा हुआ है, मेरा शेयर का वास्तविक मूल्य जो है ना, कीमत मार्केट में ये नहीं, इससे ज्यादा है, मैं उसे खरीदूंगा। जब प्रोमोटर खुद खरीदते ना, तो आप समझ लीजिए कि ये एक बड़ा इंडिकेटर है कि वो शेयर भविष्य में अच्छा करेगा। प्रोमोटर को पता है कि इसकी कीमत ये नहीं है, इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, न्यूज़ फॉलो करनी चाहिए या इग्नोर? देखिए न्यूज़ तो आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए न्यूज़ को देखना चाहिए, लेकिन न्यूज़ को उसी तरीके से देखिए जितनी आपको जरूरत है। बस जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, बेयर मार्केट फ्रेंड है या एनिमी है? देखिए बेयर मार्केट उनके लिए फ्रेंड है जो पैसा उस समय पॉकेट में लेके बैठे हैं और बियर मार्केट में दाव लगा रहे हैं दबा के। अच्छा। उनके लिए तो बड़ा फ्रेंड है बियर मार्केट। जी हाँ, बाकी सबके लिए? जी हाँ, क्योंकि आपको 100 रुपए की चीज 70 रुपए में, 60 रुपए में, 40 रुपए में मिल रही है। तो बियर मार्केट तो फ्रेंड ही है। मैं तो कहूँ, मैं तो बियर मार्केट को फ्रेंड अपना समझता हूँ। चलिए, वन मिस्टेक एवरी रिटेल इन्वेस्टर मस्ट अवॉइड? यही, जल्दीबाजी प्रॉफिट के चक्कर में गलत कंपनी को न पकड़े, गलत प्राइस पे न पकड़े। ये 2-3 चीजों को आप ध्यान दे दीजिए, आपको अब शेयर मार्केट से आप लॉस करने से बच जाएंगे। चलिए, आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने विक्रम जी के थ्रू काफ़ी नॉलेज ली होगी शेयर मार्केट को लेकर, और मुझे सच में विक्रम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी इन डेप्थ नॉलेज शेयर मार्केट के बारे में मिली है। और एक चीज़ क्लियर हो गई है कि भाई शेयर मार्केट का जो गेम है ना, वो पेशेंस का गेम है, वो डिसिप्लिन का गेम है, और अपना जो सिक्स्थ सेंस जो कहते हैं वो वाला गेम है। करेक्ट।